आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी चैप्टर में नीट में जो क्वेश्चन पूछे गए। तो थर्मोडायनेमिक टर्म यानी ऊष्मागतिकी जो शब्द है उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो नीचे दिए गए। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टेट फंक्शंस। इनमें से कौन सा स्टेट फंक्शन यानी अवस्था फलन नहीं है। ये जो विकल्प दिए गए हैं चार, इनमें से तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि अवस्था फलन किसे कहते थे। तो अवस्था फलन या नॉट वेरिएबल राशियां हम उनको कहते थे जो स्थिति पर केवल निर्भर करती थी। हमारा निकाय एक स्थिति से दूसरी स्थिति में किस प्रकार पहुंच रहा है इस बात पर निर्भर नहीं करती थी, केवल स्थिति पर निर्भर करती थी। उन्हीं को हम अवस्था फलन कहते थे। जैसे डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, ये सब अवस्था फलन राशियां हैं। डेल्टा यू का मतलब आंतरिक ऊर्जा, डेल्टा एच का मतलब एंथैल्पी, डेल्टा जी का मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा। ये सब राशियां और भी हैं परंतु हम मोटा मोटा ये बता रहे हैं, तो इनको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है कि स्टेट फंक्शन आर स्टेट वेरिएबल। अवस्था फलन को स्टेट वेरिएबल भी कहते हैं। तो कह रहा है आर दोज विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। कह रहा है स्टेट फंक्शन यानी अवस्था फलन या स्टेट वेरिएबल आर दोज विच डिपेंड ओनली ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो सिस्टम यानी निकाय की केवल स्टेट यानी अवस्था पर निर्भर करते हैं, नॉट ऑन हाउ द स्टेट वाज रीच। इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो अवस्था किस प्रकार प्राप्त हुई है, उस अवस्था में किस प्रकार से निकाय पहुंचा है। तो पहला देखिए, डेल्टा ई इक्वल टू होता है क्यू प्लस डब्ल्यू। इसी डेल्टा ई कहीं कहीं पर डेल्टा यू लिखा रहता है, ये इंटरनल एनर्जी कहलाई जाती है। इसी प्रकार से जी इक्वल टू एच माइनस टी एस, कहीं कहीं पर डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिखा रहता है। इसको गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ये सब स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग ए प्रोसेस। ये स्टेट फंक्शन है यानी अवस्था फलन है। और पथ पर निर्भर होने वाली राशियां कौन कौन सी हैं, जैसे वर्क एंड हीट, कार्य और ऊष्मा, ये सब पाथ फंक्शन है। कार्य और ऊष्मा ये पाथ फंक्शन है। तो ध्यान देना है कि डेल्टा ई, डेल्टा जी ये स्टेट फंक्शन या अवस्था फलन है। कार्य और ऊष्मा ये पाथ फंक्शन है, पथ पर निर्भर करेंगी। तो एक का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एक का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। क्यू एंड 3W ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्यू ऊष्मा है और W कार्य है। तो कार्य और ऊष्मा हमारे पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन नहीं है। नहीं है जो स्टेट फंक्शन वो पूछ रहा है, नॉट लिखा है। तो बी का करेक्ट हो जाएगा, जिसमें थर्ड और सेकंड है यानी ऊष्मा और कार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इन ए क्लोज इंसुलेटेड कंटेनर, एक बंद और इंसुलेटेड कंटेनर है यानी डिब्बा है, यानी ये कह सकते हैं इसी को विलगित निकाय। क्लोज्ड है और इंसुलेटेड है यानी उससे अंदर बाहर ना ऊष्मा आ जा सकती है ना द्रव्यमान आ जा सकता है। द्रव्यमान का मतलब पदार्थ आ जा सकता है। तो वही कह रहा है कि इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर ए लिक्विड इज स्टायर्ड विद ए पैडल। एक उसके अंदर द्रव भरा है उसी इंसुलेटेड कंटेनर यानी डिब्बे के अंदर,
और उसको मथा जा रहा है, स्टार्ड का मतलब मथा जा रहा है विद ए पैडल, एक पैडल से, जैसे मथानी होती है। कह रहा है टू इंक्रीज द टेम्परेचर, जिससे क्या हुआ कि तापमान बढ़ जा रहा है। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो उसके लिए करेक्ट क्या है। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि कंटेनर हमारा इंसुलेटेड है, यानी डिब्बा इस प्रकार से बंद किया गया है कि वो पूरा विलगित निकाय आइसोलेटेड सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जिसमें न ऊष्मा अंदर बाहर आ जा सकती है और न पदार्थ यानी द्रव्यमान अंदर बाहर आ जा सकता है। तो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले देखिए Q हमारा 0 हो जाएगा, Q हमारा 0 होगा क्योंकि ऊष्मा उससे अंदर बाहर नहीं आ जा सकती है। तो ऊष्मा अंदर बाहर नहीं आ जा सकती यानी विलगित निकाय है, तो Q = 0 होगा, NCERT में पढ़े हैं। लेकिन पैडल जब चलाया जा रहा है तो तापमान बढ़ रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा है इसका मतलब पैडल द्वारा उसमें कुछ कार्य हो रहा है, कुछ कार्य हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि कार्य 0 नहीं होगा, कार्य कुछ होगा। तो Q बराबर 0 होगा, लेकिन W बराबर 0 नहीं होगा। और जब कुछ कार्य होगा तो डेल्टा E भी 0 नहीं होगा। डेल्टा E = Q + W होता है। Q = 0 है, लेकिन तापमान बढ़ रहा है तो W नहीं 0 होगा। W 0 नहीं होगा तो डेल्टा E इस W के बराबर होगा, क्योंकि ये तो 0 हो गया और W 0 नहीं होगा। तो डेल्टा E देखिए W के बराबर है लेकिन 0 नहीं है और Q हमारा 0 है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को करना है। अब इसको देखते हैं। देखिए कह रहा है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर गणित के हिसाब से देखें तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या है, Q = डेल्टा E प्लस, ये देखिए ये पुरानी किताबों के हिसाब से लिखा है। अब नई किताब के हिसाब से इसको लिखना चाहिए डेल्टा E = Q + W, इस तरह लिखना चाहिए। अब नई किताब में निकाय पर कार्य हो रहा है या निकाय की ऊष्मा बढ़ रही है तो दोनों को धनात्मक माना जाता है। तो डेल्टा E = Q + W होगा। तो कह रहा है सिंस द सिस्टम इज क्लोज्ड एंड इंसुलेटेड, सिस्टम चूंकि बंद है और एकदम विलगित है, इंसुलेटेड का मतलब ऊष्मा और द्रव्यमान अंदर बाहर नहीं जा सकते, तो Q बराबर 0। पैडल वर्क इज डन ऑन सिस्टम, पैडल द्वारा जो निकाय है उस पर कार्य किया जा रहा है, तो W भी 0 नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। क्योंकि टेम्परेचर एंड हेंस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, इसलिए जो टेम्परेचर है और इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो समानुपाती होती है टेम्परेचर के, क्योंकि W = PV होता है, PV और PV होता है डेल्टा NGRT होता है। तो T है, तो जब T आ जाएगा तो डेल्टा E T के टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगी। तो वही कह रहे हैं कि जब डेल्टा E 0 नहीं है, जब W 0 नहीं है तो Q 0 है और W 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि डेल्टा E भी 0 नहीं होगा, W है क्योंकि। तो डेल्टा E 0 नहीं होगा और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि उसमें वर्क किया जा रहा है। तो 2 का ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इक्वेशन, ये जो दिया गया इनमें से कौन सा सही इक्वेशन है। तो डेल्टा E = Q + W, ये A वाला हमारा सही है, बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहा है। तो डेल्टा U = डेल्टा Q + डेल्टा W, 3 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
ये देखिए पुरानी वाली किताबों में बी के हिसाब से बी वाला करेक्ट है, पुरानी वाली किताब के हिसाब से बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आप यहाँ पर देखिए दूसरे ऑप्शन को क्यों सही कर रहा है, कह रहा है डेल्टा क्यू क्या है, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम यानी निकाय के द्वारा ऊष्मा अवशोषित होगी, और W इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा कार्य किया जाएगा तो निगेटिव होगा, अगर सिस्टम पर कार्य किया जाएगा तो पॉजिटिव होगा। तो लिखा यहाँ एकदम क्लियर है, लेकिन जो ऑप्शन है ये पहले वाले में इसी तरह हम लिख करके कह सकते हैं कि डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, और इसमें लिख सकते हैं कि डब्लू हमारा सिस्टम पर किया गया कार्य है, क्यू हमारा सिस्टम द्वारा अवशोषित ऊष्मा है। तो अब जो पूछा जाएगा तो उसमें आप ए वाला ऑप्शन करेक्ट करिएगा, हालांकि इसमें लिखा नहीं है तो जिस तरह बताया है तो बी भी करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहा है द करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन इज। तो एडियाबैटिक का मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है कि एक कंडीशन होती है जिसमें ऊष्मा का आदान प्रदान अंदर बाहर नहीं होता है, यानी Q इक्वल टू 0 होता है। तो वही कह रहा है कि रुद्धोष्म स्थिति में यानी एडियाबैटिक कंडीशन में 4 विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए और फ्री एक्सपेंशन हो रहा है आइडियल गैस का, आइडियल मतलब आदर्श गैस का। तो आदर्श गैस का फ्री एक्सपेंशन हो रहा है मतलब स्वतंत्र फैलाव हो रहा है, यानी आयतन बढ़ रहा है। एक्सपेंशन का मतलब फैलाव यानी आयतन बढ़ रहा है। तो आयतन जब बढ़ेगा तो हमारा दाब स्थिर रहेगा। एक बात को ध्यान दीजिए, जैसे हमने पढ़ा था कि अवस्था जब बदलती है तो टेम्परेचर स्थिर रहता है, उसी प्रकार जब आयतन बढ़ता है तो दाब स्थिर रहता है। तो हमने देखा था कि जब ये पानी हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ बन रही है तो देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, क्योंकि वाटर से बर्फ अवस्था बदल रही है। एक पानी है द्रव और एक ठोस है। तो जब अवस्था बदलती है तो डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन 0 होता है। इसी प्रकार जब फ्री एक्सपेंशन होता है गैस का, स्वतंत्र फैलाव होता है, तो इसका आयतन बढ़ता है। तो जब आयतन बढ़ता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो P हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो जब P कांस्टेंट रहेगा यानी P1 इक्वल टू P2 रहेगा, तो डेल्टा P क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब W इक्वल टू P डेल्टा V होता है, या यूं कह सकते हैं डेल्टा P इंटू V हो जाएगा। तो एक्सपेंशन हो रहा है तो P हमारा डेल्टा P क्या हो जाएगा 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो W भी 0 होगा, और एडियाबैटिक कंडीशन है यानी रुद्धोष्म प्रक्रम, इसके लिए Q भी 0 होता है। तो जब W 0 हो जाएगा, Q 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। जब ये दोनों 0 हैं तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से Q, W, डेल्टा U सब 0 हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, जब फ्री एक्सपेंशन होगा तो P एक्सपेंशन इक्वल टू 0, यानी ये फैलने वाला जो दबाव है वो 0 रहेगा, यानी W इक्वल टू माइनस P एक्सपेंशन डेल्टा V इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो फॉर आइडियाबैटिक प्रोसेस Q इक्वल टू 0, रुद्धोष प्रक्रम के लिए वैसे भी Q इक्वल टू 0 होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W होता है प्रथम नियम से ऊष्मागतिकी के। तो जब Q W 0 हो गया, Q 0 हो गया, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा, इसलिए डेल्टा T भी 0 हो जाएगा। तो डेल्टा U, डेल्टा W, Q, डेल्टा U और डेल्टा T सब 0 हो जाएगा इस प्रक्रम में, क्योंकि जब कार्य नहीं होगा तो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि W इक्वल टू P डेल्टा V होता है और P डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा NG RT होता है। तो T W से संबंधित है, तो इन बातों को ध्यान देना। तो 4 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। Q इक्वल टू 0, डेल्टा T इक्वल टू 0 एंड W इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल का मतलब समतापीय, जिसमें टेम्परेचर नहीं बदलेगा। एक गैस हैज 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 2 बार। तो कह रहा है द वर्क डन बाय द गैस इज, तो समतापीय प्रक्रम है यानी आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 300 केल्विन है, आयतन 0.1 लीटर से 0.25 लीटर किया जा रहा है, और किसके विरोध में? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के विरोध में, बाह्य स्थिर दाब के विरोध में, और वो कितना है? 2 बार। अब देखिए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है, देखिए आयतन बदल रहा है, तो बाहरी ताप कांस्टेंट है। तो कह रहा है द वर्क डन बाय द गैस इज, तो गैस के द्वारा किया गया कार्य कितना है? गैस के द्वारा, वर्क डन बाय द गैस है, ऑन द गैस नहीं है। और दे दिया है कि 1 लीटर बार बराबर होता है 100 जूल। 1 लीटर बार की जगह हम लोग 100 जूल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें जो ये हमारा फार्मूला है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो यहाँ पर P एक्सटर्नल देखिए 0 है। इसका मतलब ये है कि ये आइडियल गैस है, आदर्श गैस है, इसका निर्वात में प्रसार हो रहा है, निर्वात में फैलाव हो रहा है, तो निर्वात में कोई बाहर का दबाव रहेगा ही नहीं, इसलिए P एक्सटर्नल 0 है। और फार्मूला होता है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, तो जाहिर सी बात है कि P एक्सटर्नल 0 है तो W भी 0 होगा। आगे की बात हम लोगों ने बता ही दी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि समतापीय प्रक्रम है, तापमान 300 केल्विन दे दिया है और आयतन 0.1 लीटर से 0.25 लीटर हो रहा है, और एक्सटर्नल प्रेशर 2 बार है, बाह्य दबाव, बाहरी दबाव कितना है? 2 बार। तो कह रहा है कितना कार्य किया जाएगा, हमको दे दिया है 1 लीटर बार बराबर 100 जूल। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर किसी गैस का एक्सपेंशन हो रहा है यानी फैलाव हो रहा है, और जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है यानी नियत है, तो वो प्रक्रिया इरिवर्सिबल होती है यानी अनुत्क्रमणीय होती है, पुनः प्रारंभिक स्थिति में नहीं जाती। तो इस क्रिया में कार्य का ये फार्मूला हमारा है वर्क डन इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए कार्य का फार्मूला है माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, यानी अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन, चेंज निकालना। तो ये हो गया, दाब हमको दिया है 2 बार तो -2, अंतिम आयतन हमको दिया था 0.25, प्रारंभिक है 0.1, सॉल्व किया तो आ गया
माइनस 0.30। अब ये देखिए बार में आएगा, लेकिन इसको जूल में बदलना है, तो ब्रैकेट में दिया था कि 100 का गुणा कर दीजिएगा, तो 100 का गुणा किया तो आ गया -30 जूल। तो 5 का बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशन आर एज शोन इन द फिगर। तो कह रहा है ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में ये दो ग्राफ हैं, एक ये ए बी ग्राफ है, एक ये ए सी ग्राफ है। तो इनमें से एक आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रक्रम है और एक एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म प्रक्रम है। तो समतापीय प्रक्रम में तापमान समान रहता है, रुद्धोष्म प्रक्रम में जैसा हमने अभी आपको बताया था कि Q = 0 होता है, यानी निकाय में ऊष्मा ना आ सकती है, न निकाय से ऊष्मा बाहर परिवेश में जा सकती है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम में Q = 0 होता है। तो ये ए बी जो ग्राफ है हमारा, ये आइसोथर्मल यानी समतापीय प्रसार है, और ए सी ग्राफ जो है एडियाबैटिक यानी रुद्धोष्म प्रसार है। तो हमको बताना है कि 4 विकल्पों में से कौन सा नहीं सही है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नहीं सही है देखिए पूछ रहा है, तो ये ध्यान देना। तो एक एक विकल्प को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले विकल्प में कह रहा है डेल्टा एस आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन डेल्टा एस एडियाबैटिक। तो आइसोथर्मल का मतलब समतापी, एडियाबैटिक का मतलब रुद्धोष्म। तो समतापी प्रक्रम में एंट्रोपी ज्यादा है रुद्धोष्म प्रक्रम की तुलना में। एंट्रोपी का मतलब अव्यवस्था। तो देखिए डेल्टा जी = डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये हमारा फार्मूला होता है। तो ये हमारा हो जाएगा समतापी प्रक्रम के लिए। समतापी यानी आइसोथर्मल कंडीशन में। अब जब रुद्धोष्म की बात करेंगे यानी एडियाबैटिक की बात करेंगे, तो उसके लिए Q = 0 होता है रुद्धोष्म प्रक्रम में, यानी अंदर बाहर ऊष्मा नहीं आ जा सकती, यानी डेल्टा एच हमारा 0 हो जाएगा। तब हमारा डेल्टा जी = -T डेल्टा एस बचेगा, -T डेल्टा एस बचेगा। तो जाहिर सी बात है कि देखिए समतापी में डेल्टा एच कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो अगर इससे कुछ घटाया जाएगा तो कुछ मान आएगा, लेकिन डेल्टा जी रुद्धोष्म में क्या होगा कि डेल्टा एच 0 हो जाएगा, तो जो भी घटाया जाएगा तो मान निगेटिव में आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो समतापी में जो डेल्टा एस होगा वो ज़्यादा होगा रुद्धोष्म की तुलना में। टी डेल्टा एस है चूंकि यहाँ पर, तो जो समतापी प्रक्रम है उसके लिए डेल्टा एस ज़्यादा होगा एडियाबैटिक की तुलना में। अब इसको थोड़ा सा और आगे समझें अगर, तो बातें और क्लियर होंगी। तो डेल्टा एच जब 0 हो जाएगा तो डेल्टा जी = -T डेल्टा एस हो जाएगा, ये हो जाएगा। या एक वैल्यू होती है, एक फार्मूला होता है, डेल्टा एस = Q रिवर्सिबल अपॉन T होता है। अब T की वैल्यू एडियाबैटिक में कम होगी, T की वैल्यू कम होगी रुद्धोष्म में। रुद्धोष्म में, लेकिन उसमें Q की वैल्यू 0 होती है। तो इसलिए इसको ना लागू करके हम इसी को देखते हैं कि डेल्टा एस = डेल्टा जी अपॉन T होता है। T कम होगा रुद्धोष्म में, रुद्धोष्म यानी एडियाबैटिक में। जब एडियाबैटिक में कम होगा तो निगेटिव में आंसर ज़्यादा आएगा, डेल्टा एस निगेटिव में आएगा। कम क्यों होगा अभी बता रहे हैं।
तो रुद्धोष्म प्रक्रम में T की वैल्यू कम होती है समतापीय प्रक्रम की तुलना में। तो ये आंसर जब ये कम होगा तो ये डेल्टा जी का मान ज़्यादा आएगा, किसी में कम भाग देंगे तो ऊपर उत्तर ज़्यादा आएगा, यानी ज़्यादा निगेटिव होगा, यानी डेल्टा एस की वैल्यू कम होगी, ऋणात्मक होगी मतलब और कम होगी। तो रुद्धोष्म का जो डेल्टा एस है एडियाबैटिक वो कम होगा डेल्टा एस आइसोथर्मल से। एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। तो ये पहला वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा वाले ऑप्शन में क्या है, TA इक्वल टू TB कह रहा है, ए और बी में तापमान समान है। तो जाहिर सी बात है आइसोथर्मल है AB, तो समतापीय है तो TA और TB बराबर होंगे, तो इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब सी ऑप्शन में देखते हैं। तो सी ऑप्शन में देखिए W इक्वल टू P डेल्टा B होता है। तो ये जो P और V के बीच ग्राफ है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, इसमें एक में V दिया है एक में P दिया है, तो इन्हीं के गुणनफल से PV होगा मिलेगा। यानी ये जो ग्राफ होगा ये ग्राफ ही हमको बताएगा कार्य के बारे में। तो देखिए जो ये आइसोथर्मल कंडीशन है AB ग्राफ का अगर क्षेत्रफल देखा जाए, क्योंकि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो अगर इसको लंबाई माना जाए इसको चौड़ाई माना जाए तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा करेंगे तो ये AB वाला ज़्यादा क्षेत्रफल है। तो AB यानी आइसोथर्मल के लिए ये ज़्यादा आएगा वर्क और एडियाबैटिक का कम आएगा। एडियाबैटिक का कम आएगा क्योंकि एडियाबैटिक सिर्फ इतना है। तो चूंकि क्षेत्रफल आइसोथर्मल यानी समतापीय में ज़्यादा है और क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है और कार्य बराबर PV होता है, P डेल्टा V, और ये किसी एक को इसमें लंबाई मान सकते हैं, किसी एक को चौड़ाई। तो चूंकि आइसोथर्मल में क्षेत्रफल ज़्यादा है तो कार्य भी ज़्यादा होगा, तो आइसोथर्मल समतापीय का W एडियाबैटिक से ज़्यादा होगा। तो W आइसोथर्मल ज़्यादा होगा एडियाबैटिक से। अब यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो रुद्धोष्म प्रक्रम होता है वहाँ से बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। इसको हम लोग इस तरह भी समझ सकते हैं कि W इक्वल टू P डेल्टा B होता है और यही होता है डेल्टा NgRT। तो ये नंबर ऑफ मोल, अणुओं की मोल की संख्या, और R कांस्टेंट है, T भर बचा, तो जो कार्य है वो T के समानुपाती होगा। तो जाहिर सी बात है जिसमें कार्य ज़्यादा आ रहा है उसका तापमान भी ज़्यादा होगा। तो यह समतापीय प्रक्रम का तापमान ज़्यादा होगा रुद्धोष्म प्रक्रम की तुलना में, रुद्धोष्म प्रक्रम की तुलना में। तो A और B तापमान तो समान है ही, तो इसका मतलब A का तापमान C से ज़्यादा होगा। तो इस A पॉइंट का तापमान C से ज़्यादा होगा। इसको हम इस तरह भी समझ सकते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम में ऊष्मा का अंदर बाहर आदान प्रदान नहीं होता है और रिवर्सिबल एक्सपेंशन हो रहा है, उत्क्रमणीय फैलाव हो रहा है किसी गैस का, और वो गैस हमारी आदर्श गैस है यानी आइडियल गैस है। और रुद्धोष्म प्रक्रम में बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा, तो जब एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, तो जाहिर सी बात है कि वॉल्यूम बढ़ेगा, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो W इक्वल टू P डेल्टा V होता है। W इक्वल टू माइनस P डेल्टा V होता है। तो जब ये फैलाव होगा तो फैलाव में कुछ कार्य किया जाएगा, तो कार्य के लिए ऊर्जा कहाँ से जाएगी? जब रुद्धोष्म है तो अंदर बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान हो नहीं सकता, बाहर से मिल नहीं रही, तो जो कार्य में ऊष्मा लगेगी तो वो निकाय की ही ऊष्मा होगी, यानी निकाय से ही जाएगी। तो जब निकाय से जाएगी तो निकाय की इंटरनल एनर्जी कम होगी। जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा है कि आंतरिक ऊर्जा समानुपाती होती है तापमान के।
तो जब इंटरनल एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम होगा, इसलिए TA ज़्यादा होगा TC से। इस तरह भी हम लोग समझ सकते हैं। तो TA ज़्यादा होगा TC से, इसमें लिखा है TC ज़्यादा होगा TA से, इसीलिए D वाला हमारा गलत हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, यानी जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है एन आइडियल गैस एक्सपैंड्स एक्सोथर्मली फ्रॉम 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब एट 300 केल्विन अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कह रहा है द वर्क डन ऑन द गैस इज, ऑन द गैस पूछ रहा है। तो कोई हमारे पास आदर्श गैस है, वो उसका फैलाव हो रहा है समतापीय स्थिति में आइसोथर्मली, और आयतन कितना 10⁻³ मीटर क्यूब से 10⁻² मीटर क्यूब हो रहा है। तापमान 300 केल्विन है और दबाव जो है नियत दाब कितना है 10⁵ न्यूटन पर मीटर क्यूब स्क्वायर है। तो कह रहा है कि कार्य कितना गैस पर किया जाएगा, ऑन द गैस कह रहा है, ध्यान देना। तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं, जो जो दिया है उसको पहले लिखते हैं। तो देखिए फार्मूला है W = P डेल्टा V, बहुत कम अंतर होता है तो dV लिख देते हैं। तो ये आ गया -P, चेंज है आयतन का तो V2 - V1 हो गया। तो माइनस P हमको दिया है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आयतन दिया है अंतिम 10⁻², प्रारंभिक 10⁻3। सॉल्व किया तो आ गया -9 × 10⁻² न्यूटन मीटर या -900 जूल इसी को बोलेंगे, चूंकि 1 जूल बराबर होता है 1 न्यूटन मीटर। तो 7 का B विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, सीधा फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन ए वेल इंसुलेटेड कंटेनर against a constant external pressure of 2.5 atm from an initial volume of 2.5 liter to a final volume of 4.50 liter. कह रहा है the change in internal energy delta U of the gas in joule will be। कह रहा है कोई गैस है उसका फैलाव हो रहा है और फैलाव में जो बर्तन लिया गया वो इंसुलेटेड है, यानी विलगित निकाय की तरह काम कर रहा है, उससे ना ऊष्मा अंदर बाहर आ जा सकती है और ना द्रव्यमान अंदर बाहर आ जा सकता है। तो उस फैलाव में जो प्रेशर है वो 2.5 है और ये कांस्टेंट है। आयतन 2.50 लीटर से 4.50 लीटर कर दिया जाता है। तो कह रहा है आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी, सीधा फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन है। तो हमने सीधा फार्मूला लगा दिया W = P एक्सटर्नल × डेल्टा V। जो कांस्टेंट प्रेशर है वो 2.5 atm है और आयतन अंतिम 4.50 था, प्रारंभिक 2.50 है। तो ये सॉल्व करने पे आ गया -5 लीटर atm, क्योंकि दबाव atm में था और फैलाव लीटर में था। तो ये आ गया -5 × 101.325, इसका अगर गुणा कर दें तो atm लीटर से ये जूल में बदल जाएगा। तो इसको याद कर लीजिए कि atm लीटर को जूल में कैसे बदलना है। तो 101.325 का गुणा कर देना, इसको कहीं बॉक्स में बंद करके आप लोग लिख लीजिए। तो ये अब फार्मूला होता है W निकल आया, अब फार्मूला होता है डेल्टा U = Q + W। अब एज द कंटेनर इज इंसुलेटेड, कंटेनर तो हमारा इंसुलेटेड है, यानी ऊष्मा का अंदर बाहर आना जाना होगा ही नहीं, क्योंकि थर्मस में पैक है पूरा। तो Q = 0 हो जाएगा। तो इसलिए जो आंतरिक ऊर्जा होगी वो ये 0 हो गया, तो वो कार्य के बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये तो 0 हो गया। तो डेल्टा U = W, तो ये हो जाएगा -506.625 जूल। ये देखिए निगेटिव साइन को ध्यान देना है, क्योंकि माइनस प्लस दोनों में उत्तर दे देगा, तो आप साइन को नहीं सही लगाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 मोनोएटॉमिक गैस A and B एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स। तो कह रहा है द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट Cp/Cv ऑफ द मिक्सचर विल बी। तो ये देखिए हमारा
आदर्श गैस जो उस चैप्टर का है यहाँ पे दे दिया है, तो अब दे दिया है तो इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मोनो एटॉमिक गैस ली गई हैं, एक परमाणुवीय गैस ली गई हैं और उनके दोनों के आयतन बराबर हैं, इक्वल वॉल्यूम लिया गया है। अब कह रहा है ए एंड बी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर आर मिक्स। अब टेम्परेचर और प्रेशर यानी तापमान और दाब अगर सेम रहे तो उस कंडीशन में उनको आपस में मिला दिया जाता है। तो कह रहा है Cp और Cv जो कि स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर, यानी समान ताप पर विशिष्ट ऊष्मा और समान आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का हमको रेशियो निकालना है इस मिक्सचर का, जिसमें ए और बी गैसों को समान ताप और दाब पर मिक्स किया गया है। दोनों गैसें एक परमाणु हैं और उनके आयतन भी समान है। तो स्पेसिफिक हीट, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पर उनका हमको रेशियो निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए Cp फॉर मोनो एटॉमिक गैस मिक्सचर ऑफ सेम वॉल्यूम, तो Cp इक्वल टू होता है 5/2R। ये फार्मूला होता है मोनो एटॉमिक एक परमाणु गैस के लिए। तो अभी आप जो है ये सीधा सीधा समझिए, अभी जब चैप्टर आएगा तो उसमें हम ये पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। गैस की स्वतंत्र कोट ये सब आएंगे तो वहाँ पर और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझिए कि जो मोनो एटॉमिक गैस है एक परमाणु गैस, उसके लिए Cp 5/2R होता है और Cv 3/2R होता है। इसको अभी यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। तो Cp/Cv का रेशियो पूछ रहा है, तो Cp हमारा 5/2R है, Cv 3/2R है, तो ये आ जाएगा 1.67। तो Cp/Cv का रेशियो आ जाएगा 1.67, यानी 9 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी बस इतना समझिए, जब ये चैप्टर पूरा आएगा तो वहाँ डिटेल में हम बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन अभी है ही नहीं, पुरानी बुक में दिया हो तो अलग बात है। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर एडियाबैटिक कंडीशन। तो कह रहा है रुद्धोष्म स्थिति में कोई गैस है, उसका मुक्त रूप से प्रसार हो रहा है यानी फैलाव हो रहा है, तो निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा हमारा करेक्ट है हमको बताना है। तो ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। तो देखिए पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि कोई आइडियल गैस है, अगर उसका फ्री एक्सपेंशन हो रहा है रुद्धोष्म कंडीशन यानी एडियाबैटिक कंडीशन में, तो उसके लिए Q = 0 होता है। जब Q = 0 होगा, डेल्टा T = भी 0 होगा, W = भी 0 होगा। कैसे होगा उसको देखते हैं। तो एडियाबैटिक कंडीशन में Q = 0 होता है। जब Q = 0 होगा तो अगर वो स्वतंत्र रूप से फैलाव हो रहा है तो डेल्टा U = Q + W होता है। अब Q हमारा 0 है और फार्मूला हमारा W का होता है W = -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा जब फ्री एक्सपेंशन होगा, तो ये P एक्सटर्नल भी 0 होगा, तो W भी हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि निर्वात में बाहर कोई दाब होगा ही नहीं, तो एक्सटर्नल दाब 0 हो जाएगा, तो W भी हमारा 0 हो जाएगा। जब W 0 हो जाएगा और Q तो हमारा 0 है ही, तो डेल्टा U = Q + W होता है, तो W 0 Q 0, तो डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। जब डेल्टा U भी 0 हो जाएगा तो जो आंतरिक ऊर्जा है यह ताप के समानुपाती होती है, तो जब डेल्टा U 0 हो गया तो हमारा डेल्टा T भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के सारी चीज़ें 0 हो जाएंगी और हमारा 10 का C विकल्प करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ Q भी 0 होगा, डेल्टा T भी 0 होगा, W भी 0 होगा और डेल्टा U भी 0 हो जाएगा। तो कोई गैस अगर रुद्धोष्म रूप से प्रसार कर रही है तो सारी चीज़ें Q, W, डेल्टा U, डेल्टा T सब 0 होती हैं, इसको ध्यान रखना है। तो 10 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
सी वाला। अब 11 नंबर क्वेश्चन की स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।